आप बताओ कोई इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप का, जैसे हमने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा था तो वहाँ हम थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो अभी सारे मैं नहीं बताऊंगा कि थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहे, ठीक है। तो अब वैसे ही एक इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम की भी बात कर सकते हैं हम, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी में कब इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, मैंने आपको बताया कि अगर ये सॉलिड कंडक्टर है लेट से, ठीक है, और इस सॉलिड कंडक्टर में सपोज हम इसके सेंटर के ऊपर या अंदर वॉल्यूम में चार्ज ज़बरदस्ती किसी तरीके से डाल देते हैं। सपोज वी पुट चार्ज फोर्सिबली इन द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, एज सुन एज वी लीव दैट चार्ज, ठीक है, दैट चार्ज फाइनली इट विल कम एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। सारा का सारा चार्ज इसके कंडक्टर पे आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इट विल कम एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, बाहर आके सेटल कर जाएगा। तो हाउ क्विकली दिस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही आपने अंदर चार्ज को रिलीज़ किया, ठीक है, जैसे आप एक दीवार के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसके साथ ब्लॉक है, आप ब्लॉक को ऐसे कंप्रेस करते हो और छोड़ते हो तो वो स्प्रिंग एकदम से बाहर आता है। तो वैसे ही ये बिल्कुल फ्लैश में, ठीक है, सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा थोड़ी सी देर के बाद, मतलब जैसे ही आपने इस चार्ज को छोड़ा उसके स्मॉल टाइम के बाद, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है, या कई बार टाउ ले लेते हैं टाइम इंटरवल को। टाइम इंटरवल इज अ स्मॉल लाइट से फ्यू मिली सेकेंड्स, ठीक है, उसमें ये चार्ज सरफेस के ऊपर आकर एक समान फैल जाएगा, ठीक है, इट विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। सो ये इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन आ जाएगी। तो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम का, ये ना बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है क्लास, ठीक है, जो मतलब स्कूल वाला, ये तो वैसे ही आपको है ना नीट और मेंस में यूजफुल हो गया। सो दिस चार्ज विल कम एंड स्प्रेड इटसेल्फ ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और भी तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, लेकिन वन इक्विलिब्रियम विच वी नीड टू टॉक अबाउट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ना अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो हम 11th में कर चुके हैं वैसे ये सारी चीज़ कंपटीशन वाली क्लास में, लेकिन अब देखो ना बच्चे भूल जाते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब आता है, देखो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, व्हाट डज दैट मीन। सो एनी, पहले पार्टिकल के बारे में सुनते हैं, पार्टिकल कब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, अमन बताओ। अ पार्टिकल इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं, अब पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट तो बॉडी हो गया, ठीक है ना। तो पार्टिकल के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो देन इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ बॉडी पार्टिकल टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कंप्लीटली स्पीकिंग दो कंडीशंस होती है उस पार्टिकल के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है। अब जैसे हमने कल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, याद है ना आपको, तो इसमें हमारे पास तीन चार्जेस थे यहाँ, क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, और हमने सेंटर पे एक फोर्थ चार्ज रख दिया है स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू वहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है कि नहीं, ठीक है, बिकॉज उस पर नेट फोर्स जीरो है। और दूसरी कंडीशन होती है नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो नेट टॉर्क हम जब कैलकुलेट करना होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको यूज़ करेंगे। इसमें नेट टॉर्क भी निकालेंगे किसी भी पॉइंट के अराउंड तो जीरो ही आएगी, ठीक है। जब फोर्स ही जीरो है तो आर क्रॉस एफ तो जीरो ही आएगा ना, किसी भी पॉइंट के अराउंड निकालोगे। जब टोटल फोर्स जीरो है तो टॉर्क कहाँ से आ जाएगी, आर क्रॉस एफ, फोर्स जीरो, तो टॉर्क भी जीरो आ जाएगी। और अब आप देखो उसमें, ठीक है, बॉडी के बारे में भी सेम कंडीशंस है, लेकिन बॉडी को अभी हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे, तो आपने किया हुआ है बॉडी के लिए। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, ये फिर बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज एक बाउल है, ठीक है, उस बाउल में आपने एक मार्बल रख दिया यहाँ पे, तो अभी मार्बल इज़ अ बॉडी, ठीक है, लाइक, या स्मॉल बॉल रख दिया आपने, तो ये अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, बिकॉज mg और n बैलेंस्ड है, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बॉल के ऊपर, जीरो। अब इसी चीज़ को अगर आप उल्टा करके रख दोगे, ठीक है, तो अब उल्टा करके आपने रख दिया तो ये बॉल है दोबारा से, अब दोबारा से mg और n ये बैलेंस्ड है, तो बॉल फिर से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आप एक और चीज़ सीख सकते हो, है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज व्हेन वी डिस्टर्ब दिस बॉल स्लाइटली, ठीक है, यहाँ पे ले जाकर इसको हम छोड़ देते हैं बॉल को, तो यहाँ छोड़ने के बाद बॉल वापस कहाँ, किस तरफ जाएगी, इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। अगर हम इस बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके यहाँ से छोड़ते हैं, सपोज वी रिलीज दिस बॉल फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो देन द बॉल वोंट गो बैक, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो अगर हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्ब करने के बाद उसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो अगर सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ जाता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है। और अगर आपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ठीक है, और रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद बॉल वापस अगर नहीं गई, तो उस बॉल डजंट गो बैक, ठीक है, देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल, ठीक है, तब उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो
इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि ना देखो अगर आपने बॉल को यहाँ छोड़ा तो छोड़ने के बाद बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस हो जाएंगी। इसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं आएंगी। आपने बॉल को यहाँ से छोड़ा, बॉल वोंट कम बैक, ठीक है, तो इट विल डिविएट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो नो ऑसिलेशंस कैन बी सेटअप इन दिस केस। ऑसिलेशंस कब सेटअप होती हैं? जब सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। अब जैसे ये पेंडुलम वाला एग्जांपल है, तो अब इस पेंडुलम वाले एग्जांपल में ये स्ट्रिंग है और सपोज इस स्ट्रिंग से ये एक बॉडी हैंग कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने सपोज इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करके यहाँ पे ले आए आप, ठीक है, और यहाँ पे आपने रिलीज़ किया, इस पेंडुलम को यहाँ से रिलीज़ किया, तो ये वाली जो कंडीशन थी जिसमें वो स्ट्रिंग वर्टिकल था, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। अगर आपने सपोज अब यहाँ पे पेंडुलम बॉब को यहाँ से रिलीज़ किया और रिलीज़ करने के बाद ये वापस नहीं आया, ये कहीं और चला गया, फिर तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। लेकिन ये तो आपने जो पहले ग्रेविटी में पढ़ा है, तो आपने पढ़ा ना ये वापस आ जाता है, बिकॉज ये वाली जो पोजीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। तो ऑसिलेशंस आर ओनली सेटअप अराउंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड नॉट अबाउट द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और देयर इज अ मैथमेटिकल वे ऑल्सो टू जज कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या नहीं, वो फिर आपको बताएंगे जब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू हाउ पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस विद डिस्टेंस, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो पहले आप इंट्यूटिवली समझ लो इसको, ये इजी है। तो एक तो ये ना एसएचएम और हार्मोनिक ऑसिलेशंस भी तभी होंगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर है तो उसमें ऑसिलेशंस होगी, मैंने बताया ना। तो फिर एसएचएम कैसे निकालते हैं, तो ये ना जिन बच्चों को याद नहीं है मैं एक बार उनके लिए बता रहा हूँ बेटा। सारे हार्मोनिक ऑसिलेशंस को आपको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमने किया तो है कूलम्स लॉ, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है, 12th का। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, यू कांट मूव अहेड। तो थोड़ा सा इसको ना आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ के अंदर है। स्प्रिंग इज इन अ स्टेट ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ की कंडीशन में है, तो इसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं है। mg और n इक्वल है ना, mg और n, तो बैलेंस की कंडीशन आ गई ब्लॉक की। देयर कैन बी नो ऑसिलेशन इन दिस सिस्टम। सो हाउ कैन यू सेट अप ऑसिलेशन इन दिस सिस्टम? व्हेनेवर अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम वी कैन सेट अप ऑसिलेशंस इन दैट सिस्टम, ठीक है, बाय डिस्टर्बिंग इट स्लाइटली। कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है उसमें हम ऑसिलेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके। कैसे करेंगे डिस्टर्ब इसको? ठीक है, हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा इधर ले आते हैं। सपोज इस ब्लॉक को हम इधर ले आते हैं। व्हेन यू डिस्टर्ब इट स्लाइटली, ये उसकी सपोज ये x हो गया, हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो जो इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये, उससे कितने अमाउंट से हमने इसको डिस्टर्ब किया? x अमाउंट से। मगर ऐसा करने के ऊपर इसके कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? इसको x अमाउंट से डिस्टर्ब करने के बाद ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? ठीक है, इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है वो है kx। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है वो है kx, क्योंकि x तो अभी इसमें मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है आप बताओ? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसके अंदर यहाँ पे माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज ये फोर्स को डायरेक्शन को नेगेटिव करना है। ये तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है, स्प्रिंग फोर्स इतनी होती है। अब इस देखो, अगर इसके ऊपर ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स यहाँ पे आ रही है, अगर ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होती फिर ब्लॉक वापस आता क्या? यहाँ से छोड़ने के बाद अब mg तो n तो इस कंडीशन में भी बैलेंस्ड है, mg और n तो यहाँ पे भी बैलेंस्ड है। इफ वी रिलीज द ब्लॉक हियर इट वुड नॉट कम बैक, वापस नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे उस ब्लॉक को छोड़ दोगे, ठीक है, अगर फोर्स उस तरफ हो जाएगी फिर तो ब्लॉक और दूर जाएगा, फिर ऑसिलेशंस कैसे होंगी? ठीक है, तो अब इसमें ये f इक्वल टू माइनस के एक्स में माइनस आना जरूरी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या लिखा था लास्ट ईयर? देखना एक्सेलरेशन कितनी आएगी? फोर्स अपॉन मास। ये ना, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर, ये किसकी एक्सेलरेशन आएगी? स्प्रिंग की। स्प्रिंग का तो मास 0 है, उसकी तो एक्सेलरेशन आएगी ही नहीं, या उसकी एक्सेलरेशन की हमें बात ही नहीं करनी यहाँ पर। ठीक है, वी हैव टू टॉक अबाउट द ब्लॉक। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन रियलिटी द स्प्रिंग विल हैव सम स्मॉल मास, सो इट विल एक्सेलरेट। ठीक है, बट ये आइडियल कंडीशन में हम स्प्रिंग को मान लेते हैं कि उसका मास 0 है। ठीक है ना, तो अब ये जो है आपके पास आ गया, ये क्या है? बेसिकली एक्सेलेरेशन के साथ ये x आ गया, और यहाँ पे जब भी ये एक्सेलेरेशन के साथ x आएगा, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हमें हेल्प करता है कि इस ब्लॉक का हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल दें। क्योंकि जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, और पीरियोडिक मोशन में यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस यहाँ तक आने का जो टाइम है वो एक साइकिल पूरी होगी ना। यहाँ से आपने छोड़ा था,
तो यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है, और 1 सेकंड में कितने चक्कर काट लिए वो फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से पूरा ऐसे एक बार चक्कर काटने का जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, एंड नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। तो हाउ कैन यू कंप्यूट टाइम पीरियड एंड हाउ कैन यू कंप्यूट फ्रीक्वेंसी? तो वो ये जो वैल्यू आ रही है इससे हम टाइम पीरियड निकालते हैं, बिकॉज इसको हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल पुट कर देते हैं, वी पुट इट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। अब जिसको ओमेगा याद नहीं है वो चिंता नहीं करो, आप इसको मैनिपुलेट कर लो ऐसे, ओमेगा स्क्वायर को k/m ये कर लेते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू k/m, और ओमेगा क्या होता है 2πf, याद है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो जितना हमने 11th में किया था उतना नहीं करेंगे, लेकिन समवट वी कैन डू, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2π √k/m, ठीक है, और टाइम पीरियड आ गया 2π √k/m, ये टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ऑल प्रॉब्लम्स वी विल हैव टू डू दिस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है, कैसे हमें इसे करना है। लास्ट ईयर भी हमने इसको कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया था, मैंने आपको कहा था कि दीज प्रॉब्लम्स मोस्टली दे आर आस्क्ड इन स्कूल एग्जाम्स, बट नाउ यू जस्ट लुक एट दिस। सपोज यहाँ पे आपके पास एक चार्ज कैपिटल Q फिक्स्ड है और एक चार्ज कैपिटल Q फिक्स्ड है, एंड इट इज गिवन टू यू दैट कैपिटल Q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ सपोज आई ब्रिंग इन अ थर्ड चार्ज एंड प्लेस इट एट द मिड पॉइंट, मतलब सपोज लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 2a, ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं स्मॉल q, ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं स्मॉल q। तो अगर हम अब पहले तो आप ये देखो, ये स्मॉल q यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा क्योंकि नेट फोर्स कितनी है 0, बट वेदर इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट वी नीड टू टॉक। तो सपोज हम इस स्मॉल q चार्ज को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब मतलब इसको कहीं और लेकर जाएंगे, यहाँ भी ले जा सकते हैं और छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी ले जा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक ईजी सिचुएशन देता हूँ। आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू फॉर द टाइमिंग, लेटर ऑन यू विल फाइंड के सिमिलर प्रॉब्लम्स आर गिवन इन योर वर्कशीट ऑल्सो। ये इसके पास वर्टिकल एक्सिस बना दी हमने, ठीक है, सपोज दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, एंड सपोज आई टेल यू दैट स्मॉल q इज डिस्प्लेस्ड अलोंग दिस डॉटेड एक्सिस। सपोज ये आपको दिया हुआ है कि स्मॉल q को हम थोड़ा सा इसी लाइन के ऊपर डिस्टर्ब करके यहाँ पर छोड़ते हैं। स्मॉल q इज टेकन फ्रॉम हेयर टू हेयर बाय अ स्मॉल अमाउंट, लेट्स से y, एंड देन स्मॉल q इज रिलीज्ड हेयर, सो विल ऑसिलेशंस टेक प्लेस, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो सपोज हमने स्मॉल q को यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्ब करके यहाँ ले जाके छोड़ दिया, व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? जैसे ही आप स्मॉल q को यहाँ पर छोड़ते हो, रिलीज करते हो, जैसे ही आप स्मॉल q को यहाँ पर रिलीज करते हो, तो व्हाट फोर्सेज एक्ट ऑन स्मॉल q हेयर? इस कंडीशन में उसके ऊपर क्या फोर्सेज एक्ट करें? क्योंकि यहाँ पर ये वाला चार्ज मान लो इसको रिपेल कर रहा है, तो ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, तो आपने इतनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही ली है कि आप समझ जाओ दोनों फोर्सेज इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में और नेट फोर्स 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम स्मॉल q को यहाँ पर छोड़ते हैं फिर क्या होगा? तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये दो फोर्सेज आ जाएंगे, और ये दोनों फोर्सेज, ठीक है, का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, और जो रिजल्ट ये फोर्स फिर ब्लॉक को, इस पार्टिकल को और दूर ले जाएगी, तो वापस क्यों आएगा वो? वाई ऑसिलेशन वुड टेक प्लेस? कोई सजेस्ट कर सकते हैं वापस कैसे आएगा? बिल्कुल ईजी है, बताओ। हाँ, अगर Q नेगेटिव हो जाए, स्मॉल q है ना, अगर स्मॉल q नेगेटिव हो जाए तो ये जो फोर्सेज हैं वो ऐसे आ जाएंगी, जो ये वाली फोर्सेज एक्ट करेंगी, ठीक है। अगर स्मॉल q नेगेटिव हो तो एक फोर्स ऐसे आएगी, एक फोर्स ऐसे आएगी, ठीक है। तो तब क्या होगा? तब इनका जो ये जो दो वेक्टर्स मैंने बनाई, इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा बिल्कुल बीच में, तो बाइसिमेट्री क्लियर है, ये कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे ट्राइंगल्स, और नेट फोर्स बीच में ऐसे आएगी। तो ये वाली जो फोर्स है ये स्मॉल q चार्ज को वापस लाएगी, इट विल ब्रिंग बैक द स्मॉल चार्ज स्मॉल q टू दिस पोजीशन, ये वापस इसको इसी पोजीशन में लेकर आएगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ऑसिलेशंस किस कंडीशन में होंगी। तो सपोज इसमें ऑसिलेशंस होंगी, देन वी आस्क, सपोज ये फोर्स ऐसी आएगी इसके ऊपर, फिर हम पूछ सकते हैं कि हाउ मच फोर्स विल एक्ट, हाउ मच विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। मतलब आपने इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? ये यहाँ से नीचे उतनी दूर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ पे आप इसको छोड़ते हो तो एज इट फॉल्स डाउन इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तो ये जब यहाँ पे आएगा स्मॉल q, तो ये रुकेगा थोड़ी, ये तो उस पोजीशन को ओवरशूट करके नीचे चला जाएगा, फिर ये थोड़ी दूर जाएगा, स्लो डाउन करके रुक जाएगा, फिर ये वापस इस तरफ आएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट, यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे आ जाएगी, क्योंकि वैसे ही दो फोर्सेज ऐसे ऐसे लगेंगे इसके ऊपर,
फिर ये यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद फिर ये इधर जाएगा, लेकिन फिर यहाँ रुकेगा नहीं क्योंकि इसमें स्पीड है, ये इस फोर्स की वजह से इसमें स्पीड आएगी ना इस पोजीशन में। फिर ये ऊपर जाके धीरे धीरे स्लो डाउन करके रुकेगा, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो दैट फोर्स विल डिक्रीज द स्पीड एंड हियर इट विल स्टॉप। तो हम प्रूव कर सकते हैं सब, लेकिन आपको ये नहीं करना होता। जब आपको मालूम ही है, मैंने बता ही दिया ऑसिलेशंस होंगी, तो बाकी चीज़ें तो हम जो 11th में कर चुके हैं वही SHM चलेगा इसमें। यू डोंट हैव टू गो इनटू एक्स्ट्रा डिटेल्स, बट वी विल डू द सेम स्टेप्स एज वी हैव डन हियर। ठीक है, हाउ वी विल डू दोज सेम स्टेप्स। तो लेट अस कैलकुलेट जो ये वाली पोजीशन है, लेट्स कॉल दिस पोजीशन एज A। ठीक है, तो इस पोजीशन में, A पोजीशन में नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड लिखो सिर्फ। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है नेट फोर्स का, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, ये अभी हम कर चुके हैं पहले। तो आप देखो, कैपिटल Q की वजह से एक चार्ज की वजह से फोर्स निकालते हैं पहले, स्मॉल f, तो वो आएगी स्मॉल k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और इसका होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये एक चार्ज की वजह से फोर्स है। तो अब टोटल फोर्स कितनी आएगी, ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं स्मॉल k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा अगर आप इस ट्रायंगल से देखते हो, ये एंगल अगर थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस कितना है y, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आएगा। तो कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा आएगा y अपॉन दिस, वो कितना है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर द रूट। तो यहाँ पे 1 है और वो अंडर द रूट मिलके कितना हो जाएगा, 3/2। समझ में आपको, कर दोगे इतना, क्या सारी चीज़ धीरे धीरे की जाए। यहाँ पे y, यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको अगर देख रहे हो तो इससे ऑसिलेशंस नहीं आएंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं आएंगे। वाई, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के लिए ज़रूरी है कि फोर्स हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। जितनी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन से, फोर्स उसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे y तो यहाँ पे आ रहा है और ये कांस्टेंट भी आ रहा है, लेकिन ये y नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन नॉट से दैट इसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगी। ऑसिलेशंस हो सकती हैं, बट वेदर दे विल बी सिंपल हार्मोनिक वी कांट से। लेकिन आप देखो, ये भी अप्रॉक्सीमेट है, हम लिखते हैं ना इसके साथ ये फॉर्मूला विद इन इलास्टिक लिमिट्स वैलिड है। और बाकी भी जगह हमने SHM में कई जगह किया था, इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट। तो अगर हम ये इसमें कंडीशन लगाते हैं कि y इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 2a, सपोज ये जो y की वैल्यू है ये 2a के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आप y को लीव आउट कर सकते हो। सो व्हेन y इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 2a, द नेट फोर्स बिकम्स ट्वाइस स्मॉल k स्मॉल q कैपिटल Q। नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने y को छोड़ दिया तो नीचे क्या बन जाएगा, a क्यूब। तो यहाँ पे बन गया a क्यूब इंटू वाई। अब इसमें आप देखो ये फोर्स, ये पूरा कांस्टेंट पार्ट आ गया आपके पास, कांस्टेंट आ गया कि नहीं, तो यानी कि फोर्स बिकम्स प्रोपोर्शनल टू y। और ये भी आपने देख लिया, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, y अगर उस तरफ है वेक्टर, तो फोर्स ऑपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ माइनस साइन भी लगा सकते हैं, लगाएं ना लगाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज माइनस का यूज़ नहीं होता कैलकुलेशन में, इट इज़ नो वेयर यूज, ओनली यू हैव टू सी दैट जिस तरफ आपने डिस्प्लेस किया, क्योंकि अगर आपने जिस तरफ डिस्प्लेस किया फोर्स उसी तरफ हो जाएगी। अगर ये वाली फोर्स इसी तरफ हो जाती फिर ऑसिलेशन थोड़ी होती, देन द ब्लॉक वुड नॉट बी ब्रॉट बैक, फिर तो ब्लॉक और दूर ही जाएगा मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही मीन पोजीशन बोलते हैं। सो इन ऑर्डर फॉर द ब्लॉक टू कम बैक, f एंड y इन दिस फॉर्मूला हैव टू बी ऑपोजिट टू ईच अदर। वो तो वहाँ पे है, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो स्मॉल q, और वो दोनों पॉजिटिव, या ये दोनों नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाए, लाइक चार्ज हो जाएंगे, फिर ऑसिलेशंस नहीं होंगी। तो बस अब इस चीज़ को आप ओमेगा स्क्वायर के इक्वल पुट कर दो, बस दैट्स ऑल। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्मॉल k स्मॉल q अपॉन इंटू कैपिटल Q अपॉन a क्यूब। अब ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये कितना होता है 2πf, तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, टाइम पीरियड भी आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाएगी 1/2π। तो ये स्टेप्स इतने ईजी हैं दैट इसको हम k की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 2πε0 a क्यूब बन जाएगा, अगर हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। और टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा इसका उल्टा, तो 2π ऊपर चला गया, ये 2π भी ऊपर चला गया, और ये पूरा दिस होल ऑफ दिस गोज इन द न्यूमरेटर। तो ये आपके पास आ जाएगा ε0 a क्यूब, ऊपर 2π भी आएगा, ये
मैं भी लिखूंगा इसको स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, लेकिन ये 2 पाई जब ऊपर जाएगा तो अंदर जाके 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये पूरा अंदर जाके बन जाएगा 8 पाई क्यूब, ये आ जाएगा टाइम पीरियड, अगर आप समझ पा रहे हो तो इसमें। तो ये बिल्कुल रूटीन की चीज़ है, 11 12 मतलब कॉम्पिटेटिव वाले पार्ट के लिए रूटीन की चीज़ है। इट इज़ नॉट समथिंग विच वी शुड ट्रेजर सो मच कि लेट अस राइट इट डाउन, दिस थिंग शुड बिकम क्लियर इन योर माइंड एज 12th ग्रेड स्टूडेंट्स कि ये तो ऐसी कैलकुलेशन होनी है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मतलब इट इज़ सपोज टू बी वेरी ऑब्वियस, जस्ट लाइक 2 into 4 is 8 इन स्मॉलर क्लासेस, 4th 5th क्लास में ये ऑब्वियस होता है, 9 10 तक आते आते ये ऑब्वियस हो जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो ये उसी तरीके की लेवल की चीज़ मान के करो। अगर आपके लिए उस लेवल पे नहीं है ऑब्वियस, तो देन यू वर्क सो दैट इट शुड बिकम दैट ऑब्वियस कि जब भी आपको ऑसिलेशंस करनी है, आपको किसी भी प्रॉब्लम में बोला है टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड निकालने का मतलब ही है कि आपको क्या करना है, आपको नेट फोर्स डिस्टर्ब करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़े से अमाउंट से, डिस्टर्ब करने के बाद आपको ये देखना है कि नेट फोर्स कितनी लगी, नेट फोर्स को y के प्रोपोर्शनल या डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल करना है, जो कांस्टेंट आएगा उससे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा। हर जगह यही स्टेप्स हैं, यही हमने लास्ट ईयर भी जितनी भी प्रॉब्लम्स की थी SHM की, इन ऑल प्रॉब्लम्स वी डिड दिस सेम स्टेप। आ जाएगा ये समझ में, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू डू वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड वाइल सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स इन NCERT बुक ऑल्सो। अब ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम वी विल टॉक अबाउट ऑसिलेशंस, और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम ऑसिलेशंस की बात करेंगे। तो अभी आप ये करना शुरू कर दो और 11th वाला भी रिवाइज करने का प्लान बना लो अपना, ठीक है, बिकॉज देन ओनली ट्रू थियरी ऑफ कंपटीशन कैन टेक प्लेस। इफ़ यू डोंट मेक अ प्लान फॉर 11th देन यू कैन फॉल बैक, फिर नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो देखो ये इट इज़ हार्ड एंड यू हैव टू वर्क अ लॉट, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली फिजिक्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी होती है, बट इन नॉन मेडिकल द फिजिक्स पार्ट डिसाइड्स द ग्रेड, ठीक है, कि आपका क्या रैंक आएगा, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। चलो एनीवे, अब इसमें आगे चलते हैं बेटा, देखना फर्दर। अब देखो इसमें एक और बेसिक है, ये जो SHM वाला है मैंने आपको बता दिया। वन थिंग विच वी नीड, आई सपोज कि डेरिवेटिव तो सब बच्चों को आता है, डेरिवेटिव में अभी नहीं समझाऊंगा। हाँ, मैं ये थोड़ा सा आपको बोल सकता हूँ कि ओके अगर आपको इंटीग्रेशंस करनी है तो लाइक अगर आपके पास सपोज ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज ये तो बिल्कुल ये तो सबको आता है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2x और मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा ये इंटीग्रल कितना आएगा, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए f कि जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद 2x आ जाए। व्हेन यू वांट टू इंटीग्रेट समथिंग इट मीन्स द आंसर इज लाइक अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेने से 2x आए। तो वो आपको मालूम है यहाँ पे डेरिवेटिव लेने से 2x, अगर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा ना, तो इस फंक्शन का आंसर। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये कि बच्चे ना इजी फार्मूला ढूंढते हैं कि नहीं इजी फार्मूला दो हमें जिससे बस पुट हो और हो जाए और हमें कुछ याद ही ना करना पड़े, वो ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग इसमें पावर 1 है तो x की पावर को 2, तो वो तो सबके पास है फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ऐसी अगर इंटीग्रेशन कोई गलती से करनी पड़ जाए, खासकर मेडिकल वाले बच्चों को, नॉन मेडिकल वालों को भी अक्टूबर तक आएगी है इंटीग्रेशन, दे कांट लर्न सो सून। दैट इज़ वाई वी ट्राई टू टीच whoever wants to do IIT or medical, we tell that in 9th 10th you should complete 12th maths. That is the first step in preparation. But people in Karnal are very laid back, they don't assume कि वो ठीक है that this is a good thing to do. तो but चलो thankfully I have got some good students who usually trust what I tell them, ठीक है। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। तो देखना बेटा, अगर हमने ये लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4 और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस इंटीग्रेशन में क्या आंसर आएगा, मतलब इस जब आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन आएगा x का जिसका डेरिवेटिव लेने से ये चीज़ आ जाए। अब इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू राइट सच अ फंक्शन, ठीक है, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू राइट सच अ फंक्शन, बट चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हो तो इसमें ये ट्रिक्स होती हैं। दीज आर स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल मीन्स इनको ट्रिक मेथड से ही हम फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर आंसर्स। तो जैसे अगर ऐसा इंटीग्रल है तो उसके अंदर हमें वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है, मतलब वी हैव टू यूज़ समथिंग कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगा आपको मालूम नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को आप ऐसे लिख दो समथिंग इंटू स्क्वेयर्ड, तो यहाँ पे 4 के साथ तो समथिंग इंटू स्क्वेयर्ड बड़ा इजीली आपको पता चल जाएगा 2 आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता, सपोज 4 की जगह 5 होता तो हम लिख देते √5 का होल स्क्वायर,
4 की जगह अगर 5 होता तो मतलब इसको होल स्क्वायर में लिखना है आपको। तो मतलब ये किससे कंपेयर कर रहा है, ये इंटीग्रल उससे कंपेयर कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज द वेरिएबल, एक्स इज द वेरिएबल एंड ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो ये ए स्क्वायर है, ठीक है। तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन वर्क्स फॉर सच इंटीग्रल्स, बिकॉज एक तो ये टाइप है इंटीग्रल की और दूसरी टाइप ये इंटीग्रल की, 1/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो और ये सेम टाइप है, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस साइन का मतलब तो ईजी होता है इंटीग्रेशन में, -1 का कुछ चक्कर नहीं है, वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाता है। तो अभी आप इसमें देखो, इसमें दूसरी सब्स्टिट्यूशन काम करती है, इसमें दूसरी सब्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू एट द आउटसेट हाउ टू डू दिस। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन ऐसे होगी, ठीक है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू, ठीक है, जो यहाँ पे जिस चीज़ का स्क्वायर है, a tan ऑफ थीटा, ठीक है। अब घबराना मत, ये tan थीटा क्यों आ गया, क्योंकि इसका आंसर इसी से आएगा, अदरवाइज आंसर आ नहीं सकता। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने लिख दिया a tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना 2 tan थीटा, तो ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ क्या है 4 ही है। लेकिन जब हमने x को हटा दिया तो यहाँ से भी x को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ से x को रिमूव कर दिया तो दैट मीन्स वी चेंज दी, क्योंकि इसमें x और थीटा वेरिएबल्स हैं, x चेंज करेंगे तो थीटा चेंज करेगा कि नहीं। सपोज x 2 है तो थीटा कितना होगा 45 डिग्रीज, x अगर 2 है तो थीटा 45 डिग्रीज, x अगर 0 है तो थीटा 0। तो जब x चेंज करेगा तो थीटा भी चेंज करेगा, तो थीटा इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो वी हैव चेंज द वेरिएबल फ्रॉम x टू थीटा इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। तो हमने इसमें x को ऐसे लिख दिया 2 tan थीटा, तो ये आपके पास आ गया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे करते हैं, बिकॉज वी नीड टू रिमूव dx ऑल्सो, dx इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ऑफ x। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड्स अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, दोनों साइड का इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो, तो कितना आ जाएगा 2 secant स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर आपको याद है। ये तो मान के ही चल रहे हैं कि tan थीटा का डेरिवेटिव आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर वो आप एक बार लिस्ट याद करो, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, वो तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये जो ऊपर न्यूमरेटर में दैट इज व्हाट यू कॉल एज dx, तो ये आ जाएगा 2 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 क्यों आया, ये वाला 2 भी है इसलिए, ठीक है ना। तो tan थीटा का डेरिवेटिव तो secant स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब यहाँ से dx की वैल्यू हम रख देंगे 2 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समझ में आएगा सबको, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है बेटा बताओ, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन, ये तो समझ गए ना, ये dx तो यहीं आया, डी थीटा दूसरी तरफ चला गया, इसमें से 4 कॉमन आके और क्या होगा, ऊपर 2 है तो नीचे 1/2 बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, 4 कॉमन आने के बाद वो कितना होता है, वो secant स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो ये कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, ये तो इतना आ गया डी थीटा, तो ये तो 1 है। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल यहाँ पे थीटा आएगा, क्योंकि 1 का मतलब है थीटा रेज़ टू द पावर 0, और फिर इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर, तो ये इंटीग्रल ऑफ 1 ये थीटा आ जाएगा। कर लोगे इतना, तो नए बच्चे भी कर लेंगे, उनके लिए भी पूछ रहा हूँ मैं। तो 1/2 थीटा कर लोगे बेटा आप लोग इतना, ठीक है, 1/2 इंटू थीटा, तो 5 ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 थीटा। तो अब इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्योंकि देखो हमको इसमें कहीं थीटा था ही नहीं, तो वी हैव टू रिमूव दिस थीटा नाउ। तो वो सबको मालूम होना चाहिए, तो जिनको नहीं मालूम है वो मालूम कर लेना, कैसे मालूम करना है आपको पता होना चाहिए, फ्रेंड से पूछो थोड़ा सा, अपने आप से सारी चीज़ें अगर नहीं आती है। तो tan इनवर्स x/2, यहाँ से थीटा की वैल्यू इतनी आएगी, तो यहाँ पे थीटा को हटा के हम क्या लिख देंगे 1/2 tan इनवर्स x/2। तो यानी कि इसका इंटीग्रल ये आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। इफ़ यू हैव नॉट डन दिस बिफोर देन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम यू माइट नॉट हैव थॉट कि इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। ऐसे इसका भी आ जाएगा, ये घर में ट्राई करना है आज आपको, ठीक है। इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगी, एनीवन? इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इंटीग्रल अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट लाइक दिस, x इज इक्वल टू, इसमें क्या चली, x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a cot थीटा से भी हो जाता है ये, वो आप ट्राई करके देख लेना होता है कि नहीं। और ये आएगी x इज इक्वल टू a sin थीटा से, लिख लेना आप इस इंटीग्रल के साथ।
वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। तो वी हैव टू जस्ट समहाउ क्रैम इट एंड डू इट एंड देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, कि जितना हम इसको डिफिकल्ट सोचते हैं उतना नहीं है ये। तो ये ना जो भी इसके अंदर मैथमेटिकल टूल्स हैं आपको नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इट टेक्स गुड 2 months समटाइम्स मोर देन दैट। तो वो पहले 2 महीने में जो आपको बेटा मैथमेटिकल टूल्स हैं वो मैं सारे बता रहा हूँ इसमें। मैक्सिमा मिनिमा का बता देता हूँ बेटा मैं आपको, बिकॉज बेटा प्लानिंग सबसे कर रही है और आप लोगों को करना ही करना है। ये मान लो डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है उसको बनना ही बनना है, ठीक है। डोंट थिंक के, और फिर बहुत सारी स्ट्रीम निकलती हैं उसके बाद ना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, कई एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कोई ना कोई आपका क्लियर कर लोगे आप, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो देर आर सर्टेन एग्जाम्स फॉर मेडिकल पीपल। अगर आप 12th में अच्छे से प्रिपेयर होगे आप उनमें सक्सेसफुल हो जाओगे। वो एक ही चीज़ है, जैसे आप बीएससी करते हैं कोई बच्चा कहीं से, तो मतलब जो बीएससी करने के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन इतने सारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, उनमें बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते। बस बड़े शहरों के बच्चे 200-300 वो ही क्लियर करते हैं उनको। अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन। और अगर आपने 12th के अंदर कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर ली थी तो वो एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। इसलिए हर बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। वो तो मैं कहता हूँ बेवकूफ़ हैं जो कर नहीं रहे, ठीक है। बट हम दूसरों को बताएं ना आप बेवकूफ़ हो, कहते हैं नहीं नहीं आप बेवकूफ़ हो, हम नहीं बेवकूफ़ हैं, नहीं तो आप टीचर थोड़ी होते, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एनीवे ना बेटा, मैं मैक्सिमम मिनिमा का बता रहा था बेटा आपको। देखो अब ये चीज़ ना 10th में बच्चों को करा देते हैं। जैसे हम अभी 10th में जो नए बच्चे आए ना उनको हम बता रहे हैं, लेकिन वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। उनको हम बताते हैं बेटा देखो ये है ना ऐसे, ये पॉलिनॉमियल है और ये 2 डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है और इसका ग्राफ बन जाएगा और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा और जो जिन 3 पॉइंट पे कट करेगा वो इस 3 पॉलिनॉमियल के 3 जीरोज़ हैं। लेकिन जिसने अपने टीचर्स को बेवकूफ़ माना 10th में, वो सब ये बात भूल चुके होंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कितने लोगों को ये बात भूल गई है। तो इसके ग्राफ्स ऐसे आते हैं, इस टाइप के ग्राफ्स आते हैं। ये 10th की किताब में दिया हुआ है, मैं अभी नहीं बता, अपने आप से नहीं बना रहा, मेरे पास पॉकेट में है 10th की बुक। अगर आप कहते हो तो मैं प्रोजेक्ट करके दिखा दूंगा। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ ऐसे आते हैं। और आपने अगर ये, इसमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस हम एक चीज़ समझना चाहते हैं कि देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो ठीक है, ये 10th में बताते हैं कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो ये अगर अल्फ़ा आएगा तो अल्फ़ा इज कॉल्ड एज 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, बिकॉज x को अल्फ़ा लेके y की वैल्यू 0 बनी ना, तो वो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। ये बीटा, ये गामा। चलो अभी हमको ये अल्फ़ा बीटा गामा नहीं फाइंड करने होंगे, ना ही जो हमने 10th में क्वेश्चन पढ़े थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -b/, है, वो भी नहीं कुछ करना। हमारे लिए जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम में, ये मैक्सिमम का पॉइंट है, ये मिनिमा का पॉइंट है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कई बार हमें ये वाला जो पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना होता है कि ये कौन से पॉइंट पे, कौन सी x की वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी, या कौन सी x की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, y की वैल्यू मिनिमम बनेगी। समझ में? ये वाले पॉइंट्स आपको फाइंड करने होते हैं। लेट्स से x1 और x2 की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम बनेगी, तो वो कैसे करते हैं। तो अब पहले तो मैंने ये एग्जैक्टली इस फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया, बना सकते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन होती है उससे बन जाते हैं। लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एम पता चल गया क्या है शिवांग, क्या एम है, हमें वो x की वैल्यू पता करनी है जिसके लिए y की वैल्यू मैक्सिमम बन जाती है या मिनिमम बन जाती है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप है, हम उसका dy/dx करते हैं। dy/dx करने से क्या आया, 3x² माइनस 2x, 3x² - 2x आया, ठीक है, 4x आया, 3x² - 4x आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो dy/dx आया ये चीज़, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। अब इस केस में एक ऐसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। अब इसके रूट्स निकालने तो बहुत ही ईजी है, इसके रूट्स निकालने बहुत ही ईजी है। तो इसके 2 रूट्स आए, एक x = 0 आया और एक x = 4/3 आया। तो अब ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ पे मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, बट इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो अब ये पता लगाना है कि 0 पे मैक्सिमम बनेगा, 0 पे ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये x0 है ना यहाँ पे, या 0 पे ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि ये इसका ग्राफ थोड़ी है, तो मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर, इसको रिटेन कर लेते हैं,
कौन सी x की वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम है। तो फिर थर्ड स्टेप हमको करना है, यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम है। शेयर कैसे करते हैं, मैक्सिमम देखना है। अगर आपको x इक्वल टू 0 पे पता लगाना है कि y की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, देखो अगर मैक्सिमम है तो ग्राफ ऐसे आएगा यूँ, और मिनिमम है तो वो ऐसे आएगा, हाथ ऐसे हो जाएगा, और मैक्सिमम है तो ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं कनकेविटी डाउन, इसको बोलते हैं कनकेविटी अप। तो अगर यहाँ पे ऐसा ग्राफ है तो वो मैक्सिमम है, ऊपर चढ़ गया, और अगर ऐसा है तो वो नीचे से ऐसे जा रहा है। तो अब आप बताओ मुझे कि x इक्वल टू 0 पे ग्राफ ऐसा आना चाहिए या ऐसा आना चाहिए, वो कैसे पता चलता है अमन? हाँ, तो जो ये चीज़ आई थी इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लो, इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, मतलब अगर आप इसको बोलते हो fx, इस फंक्शन को, तो ये इसको हम बोलते हैं f डैश x, मतलब सिंगल डेरिवेटिव, एक बार dy बाई डी एक्स किया। और इसको ऐसे भी बोलते हैं f डैश x को, हम इसको f डैश x को आप ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव दोबारा से ले तो उसको क्या लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। जिनको नहीं आता वो पूछ लेना बेटा बाद में, f डबल डैश x बोलते हैं उसको। तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। फिर क्या करना होता है, कौन बताएगा? अब इसका क्या करेंगे, इसको फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे? नो, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, इसकी वैल्यू, ये क्या चीज़ है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x). तो अगर आप इसकी वैल्यू 0 पे निकालते हो तो 0 पे इसकी वैल्यू आती है -4। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो वहाँ पर हमेशा मैक्सिमम होता है और ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 4/3 पे इसकी वैल्यू निकालना, 4/3 पे ये आया 4/3 माइनस 4, यह आया 2, तो यह आया 4, ये पॉजिटिव आ गई। तो मतलब इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो ऐसा वहाँ पे मिनिमम बनता है हमेशा, द ग्राफ इज मिनिमम, हमेशा ऐसे ही होता है। तो अगर f डबल डैश एक्स की वैल्यू इन वैल्यूज़ के ऊपर जहाँ पे पॉजिटिव आए इसकी वैल्यू, वहाँ पे तो मिनिमम बनता है, और जहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आए वहाँ पे मैक्सिमम बनता है, यही रूल होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, समझ में? और बहुत सारी चीज़ें इस ग्राफ के बारे में हम बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको वो बताऊंगा तो देन मेन थिंग विल बी हिडन फ्रॉम योर आइज, सो आई एम नॉट टेलिंग यू मोर थिंग्स। तो इसको आप ज़रूर याद रखो कि अगर कोई भी फंक्शन है y ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स, पहले उसका डेरिवेटिव लिया, फिर उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दिया, फिर क्या किया, फिर आपने 0 के इक्वल पुट करके रूट्स निकाल लिए उस इक्वेशन के। 3 भी आ सकते हैं रूट्स, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जब करना होगा तो आपको एक आधा ही आएगा रूट, 1 या 2 रूट्स आएंगे मैक्सिमम। तो आपके यहाँ पे 2 रूट्स आ गए, ठीक है। फिर उन 2 रूट्स के ऊपर आप फिर f डबल डैश एक्स करना है। अब f डबल डैश एक्स की जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आती है वहाँ पे मिनिमम होता है, और f डबल डैश एक्स की वैल्यू जहाँ पर नेगेटिव आती है वहाँ पे मैक्सिमम होता है। ये समझ में आएगा बेटा, बिल्कुल ईजी। अब आप इस आइडिया को अप्लाई करो एक बार, जो हमने पहले मेन क्लास में किया था ना, मेन क्लास में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, मेन क्लास में जो हमने डिस्कस की थी बेटा, वो ये चीज़ थी कि अगर हमारे पास मान लो एक चार्ज है कैपिटल Q, याद है हमने फर्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में ये किया था। मतलब एक चार्ज है कैपिटल Q, इस चार्ज के हमें 2 हिस्से बनाने हैं, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स एंड वी वांट टू कीप देम एट अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लो इन दोनों पार्ट्स के भी, मान लो इसके आपने एक पार्ट लिया x और दूसरा पार्ट ले लिया आपने Q माइनस एक्स। नाउ वी वांट टू टेक x so that the force between these two will become maximum। हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम आ जाए, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स को मैक्सिमम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम फोर्स की एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या आएगी एक्सप्रेशन फोर्स की, के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वेयर। वी हैव टू डिवाइड कैपिटल Q इंटू 2 पार्ट्स सो दैट फोर्स बिटवीन 2 पार्ट्स बिकम्स द मैक्सिमम, ठीक है। अब K और D तो कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, मतलब क्योंकि जो 2 हिस्से हम बनाएंगे, मान लो एक पार्ट आपने लिया Q/3 तो दूसरा आ गया 2Q/3, एक आपने लिया Q/10 तो दूसरा आ गया 9Q/10, लेकिन Q/3 लेंगे और 3Q/3 लेंगे, 3Q/4 या 3Q/4 लेंगे, या इसको Q/10 और इसको 9Q/10 लेने, कब इन क्या डिवीजन हमें करना चाहिए ताकि फोर्स सबसे ज़्यादा आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो पहले आप इसको देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k अपॉन डी स्क्वेयर QX माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे बस y की जगह f आ गया,
एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, के और डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है। फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। हमें एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि एफ मैक्सिमम हो जाए। तो एक्स को चेंज करके आपको एफ को मैक्सिमम करना है। जैसे यहाँ पे हमें एक्स को चेंज करके वाई को मैक्सिमम या मिनिमम करना था। तो एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी हैव टू सेलेक्ट दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज वाई वी टेक डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एफ बाई डी एक्स करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा q, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x। ये तो डी एफ बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या होगा, देखना, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी बेटा, ये k और डी स्क्वायर दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो x कितना आ जाएगा, x इतना आ जाएगा q/2। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम हुई या फोर्स या मिनिमम हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, जो k/d स्क्वायर और q है वो तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट है। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेने से आंसर आएगा -2 ना। इसका 2 बार डेरिवेटिव ले लेंगे, एक बार फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो x की इस वैल्यू के लिए -2 तो नेगेटिव ही है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि कैसे नेगेटिव है, क्योंकि ना इसमें इसके अंदर कहीं मैक्सिमम आएगा ही नहीं, सॉरी मिनिमम आएगा ही नहीं, ये ना नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम हो जाएगा जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो इसमें x आया ही नहीं जो डबल डेरिवेटिव लेने के बाद, तो वो मैक्सिमम ही आएगा, मिनिमम का कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है मिनिमम का पॉइंट ना आए, हो सकता है, कई सारे ग्राफ्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कभी कोई सबसे कम वैल्यू आती ही नहीं है। ठीक है, तो उसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप y = 2⁻x का ग्राफ बनाओगे तो आप बता नहीं सकते कि क्या मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है ना, चलो एनीवे, मतलब 0 का आ जाएगा, -∞ आ जाएगी, लेकिन वो कोई फिक्स नंबर थोड़ी है। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको मैक्सिमम मिनिमा को जब अप्लाई करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपको ये चेक ही नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम, 90% क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में बल्कि। ठीक है, क्योंकि एक ही आंसर आएगा और उसी पे मैक्सिमम होगा, उसी पे मिनिमम होगा जो उस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको डबल डेरिवेटिव भी लेना नहीं पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हो, बाकी चीज़ें बेटा कुछ नहीं है इस चैप्टर की। ठीक है, बाकी चीज़ें ईजी हैं।